Welcome to our channel Ahlawat English Classes by Satish Kumar Ahlawat. Today we are going to discuss poem Dust of Snow. Dust of Snow. It is a poem written by Robert Frost. Robert Frost, an American nature poet, presents a moment that seems simple but हैज़ ए लार्जर सिग्निफिकेंस। एक ऐसे पल को दिखाता है जो साधारण दिखता है लेकिन उसका बड़ा महत्व है। हाईली सिंबॉलिक पोएम मीन्स दिस पोएम कंटेन्स सम सिंबल्स एंड दैट्स वाई इट इज़ हाईली सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक कविता है। डिप्रेस्ड मूड चेंज इनटू प्लेजेंट मूड, और जो उदासी का स्वभाव है वो खुशी के मूड में बदल जाता है। इट सेव्ड द रेस्ट ऑफ द डे फॉर द पोएट, और ये जो बदलाव है उसके मूड में यह कवि के लिए बाकी बचे दिन को उपयोगी बनाने के रूप में काम करता है, बचा लेता है, सेव कर देता है। नाउ पहला स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा। द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. वेरी सिंपल। पहली चार पंक्तियाँ देखो। द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from hemlock tree. Try to find the difficult words and then try to find their meaning. Here वे का एक मीनिंग रास्ता होता है लेकिन एक मीनिंग तरीका, मेथड। तो यहाँ वे तरीका, मैनर, मेथड। एंड इन सेकेंड लाइन सुक डाउन, सेकेंड फॉर्म सुक, हिलाना, और हिलने से कुछ नीचे गया। सुक डाउन ऑन मी, जो पेड़ पर पक्षी बैठा था क्रो, वो उड़ान भरता है और उसके उड़ान भरने से कुछ हलचल होती है। उस हलचल से पेड़ की टहनियों के ऊपर जो बर्फ़ के कण रखे हुए थे वो गिरते हैं। किसके ऊपर? मी, राइटर, पोइट हेयर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर जाते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, और जो डस्ट ऑफ स्नो था इसका मीनिंग फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो है, बर्फ़ के बारीक कण। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पौधे से, धतूरे के पौधे से। धतूरा, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट होता है और इसके सफ़ेद फूल आते हैं। आई होप कि आपको ये चार पंक्तियाँ अच्छे से समझ में आई होंगी, और इन पंक्तियों को और अच्छे तरीके से समझने के लिए इनके पीछे का लॉजिक भी देखिए। फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड को आप देखेंगे, दैट इज़ क्रो। ट्राई टू फाइंड द लास्ट साउंड ऑफ दिस वर्ड। क्रो मीन्स ओ साउंड। इन द सेम वे लास्ट वर्ड ऑफ सेकेंड लाइन मी, लास्ट साउंड ऑफ दिस वर्ड me, e. In the same way, last word of third line snow, and last sound in this word snow, o is there, and o rhymes with o sound in the crow. It means crow rhymed with snow. In the same way, last word of the fourth line is tree, and when we pronounce the word tree, e sound is the last one. In the same way, me, e sound is the last one. It rhymes with crow, rhymes with snow. Me rhymes with tree. And what is the rhyming scheme? Rhyming words are crow, snow, me, tree. And rhyming scheme, first line's last word you consider a. Then similar sound, if similar sound is there, again a. Different sound is there, then b. A, b. So the rhyming scheme is a b a b. Rhyming words are crow, snow, me, tree. Clear? Understand? Okay. Now questions. First question on this stanza is, where was the crow sitting? कौवा कहाँ बैठा था? You find the answer.
The crow was sitting on a hemlock tree. What did the crow do? The crow flew away. What did the crow do? The crow flew away. What is the dust of snow? Try to understand this question. What is dust of snow? You have to give the meaning of dust of snow, and meaning of dust of snow is fine particles of snow. But in very next question, that one is D. What does dust of snow stand for? यहाँ आपको मीनिंग नहीं देना है. स्टैंड फॉर का मतलब डस्ट ऑफ स्नो किस चीज़ का प्रतीक है या किस चीज़ का प्रदर्शित करता है, और आपको यहाँ सिंबल के फॉर्म में जो मीनिंग आता है इसका वो बताना है. तो यहाँ डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर सैडनेस, स्टैंड्स फॉर सैडनेस, कामनेस. नेम द पोएम एंड द पोएट. स्टूडेंट्स, इस तरह के प्रश्न आपको पजल करने का होते हैं. सिंपल दिखते हैं बट कई बार इनमें बच्चों के मार्क्स कट पाते हैं. क्यों? इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप लोगों को पहले स्टेंजा के कुछ वर्ड्स पर अपनी पकड़ रखनी है कि वो वर्ड्स आपको हेल्प कर पाएँ कि ये पर्टिकुलर वर्ड कौन सी पोएम में यूज किया गया है. उसके सहारे आप पोएम का नाम पता कर पाओगे, और पोएम के नेम के सहारे ही आप पोएट का सही नाम लिख पाओगे. कई बार हम देखते हैं कि बच्चे या तो पोएम का नाम सही लिख देते हैं, पोएट का नाम गलत लिख देंगे, या पोएम का नाम गलत होगा तो पोएट का नाम सही लिख देंगे, तो उसमें आपके मार्क्स कट जाते हैं. तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए आपको स्टेंजा के वर्ड्स हेल्पफुल होते हैं. और यहाँ हमारे स्टेंजा में क्या केस है कि आप स्टेंजा की थर्ड लाइन को अगर देखोगे तो थर्ड लाइन आप देख लीजिए, कंप्लीट आंसर आपको मिल गया है. क्या? द नेम ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो. द नेम ऑफ द पोएम इज स्नो. एंड नेम ऑफ द पोएट, जब हमें पता चल गया कि हमारी पोएम का नाम डस्ट ऑफ स्नो है, तो इजीली हमारा जो माइंड है वो फोकस करेगा कि डस्ट ऑफ स्नो का राइटर पोएट कौन है. रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सो द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. In this way, you find the answer of such type of questions. Very common question. In each and every stanza, this can be asked. Name the poem. The name of the poem here is Dust of Snow. And the poet, the name of the poet is Robert Frost. Clear? Okay. Now, next stanza. Had given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Poem समटाइम्स राइम होती है, तो आप एक गीत के रूप में इसे गा भी सकते हैं. ट्राई करोगे बड़े आसानी से गा पाओगे, तो वो बाद में हम इकट्ठा से कर लेंगे. नाउ हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड विच द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग ऑफ फाइन डस्ट particles of snow on poet from hemlock tree has given his heart a change of mood. Earlier he was in a sad mood and saved some part of a day I had rued. और उस समय का हिस्सा उस दिन का कवि के लिए बचा लिया जो दिन वो उदासी में बिता चुका था, गंवा चुका था. सो मीनिंग हेयर ओनली वन डिफिकल्ट वर्ड इज देयर, दैट वन इज rued, and rued means spent, destroyed. Now questions. What had given the poet a change of mood? Easily, falling of dust particles on him has given the poet a change of mood. What had the poet thought of that day? Try to find the answer of this question. कि कवि उस दिन के बारे में क्या सोच रहा था. The poet had thought that his day had spent in destruction or emptiness, sadness. The poet had thought of that day that his day had been wasted. How was some part of the day saved for the poet? The falling of dust of snow on poet gave him change of mood, and in this way some part of the day for the poet was saved. Name the poem. Again the same question. Name the poem. The name of the poem is Dust of Snow. But how we are able to find this? With the help of the word mood, rude. Such type of words helps you to find the name of the poem, that this particular stanza belong to the poem Dust of Snow. Name the poet. The name of the poet again
about frost. Clear? Have you understand or not? Clear? Yes. Okay. Then this is all about this topic, poem Dust of Snow. Thanks for watching our channel. Please share, subscribe and like our channel to find the latest video notification at your doorstep. Thank you. Thanks again.